गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तो सबके फाइनल ईयर के एग्जाम्स बस होने ही वाले होंगे, मुझे लगता है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हों। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 2 मार्च। हाँ, नेक्स्ट वीक ही कह सकते हैं ना। 9th के भी, 8th 9th दोनों? ओके, चलिए। तो अगले कुछ दिनों में आप 8th वाले 9th में बैठे होंगे और 9th वाले 10th में बैठे होंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो हमारे एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं जो फाइनल ईयर के, उसकी तैयारी हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी फरवरी में ही स्टार्ट की हो। कुछ बच्चे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो सोचते हैं कि जब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स का अनाउंसमेंट होगा हम तभी स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग जनवरी से सीरियस हो गए होंगे। अच्छा, ये बताइए कि ज़्यादा फायदा किसको मिलेगा, जनवरी से सीरियस होने वाले को या फरवरी से सीरियस होने वाले को? जनवरी से। अच्छा, कुछ लोग हाफ ईयरली का रिजल्ट देखने के बाद सीरियस हो गए होंगे, नहीं तो कर दिया गया होगा पिटाई करके उनको। और कुछ ऐसे भी होंगे जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी जब अप्रैल में सेशन स्टार्ट हुआ होगा लास्ट ईयर, तब से ही पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो जो आप देखते हैं कि आप जिस ईयर में भी पढ़ रहे होते हैं, उसमें जो बच्चा जितना पहले स्टार्ट लेकर सीरियस हो जाता है और अच्छी पढ़ाई करता है, एट द एंड ऑफ द ईयर उसी के मार्क्स सबसे ज़्यादा आते हैं। बोलिए। हाँ, उसी की रैंक अच्छी आती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम जल्दी जागते हैं तो हमें फायदा मिलता है। उसका रीजन क्या है? कोई बताएगा उसका क्या रीजन है? हाँ, ज़्यादा टाइम होता है। बिल्कुल सही बात है। एक बच्चे को पढ़ने के लिए 4 महीने का टाइम मिल रहा है, एक को 2 महीने का मिल रहा है, एक पूरे 8-10 महीने जितने दिन भी क्लास चल रही है सब पूरा सीरियस होकर पढ़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सिलेबस तो सबके लिए सेम है ना? सिलेबस तो सबके लिए सेम है। 8th में पढ़ने वाले सारे बच्चे के लिए सिलेबस वही है, लेकिन एक बच्चा उस सिलेबस को 10 महीने में कवर कर रहा है, एक 8 महीने में, एक 6 महीने में, एक 2 महीने में। तो ऑब्वियस सी बात है, जो जितना ज़्यादा टाइम देगा उस पर, वो चीज़ें उसको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, रिटेन होंगी, और अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट है वो आपको रिपोर्ट कार्ड में दिखेगा कि अच्छी रैंक आएगी और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और कहीं ना कहीं हम एट द एंड ऑफ द ईयर हर बच्चा ये सोच रहा होता है कि काश जो बात मुझे 1 महीना पहले रियलाइज हुई है वो 4 महीने पहले रियलाइज हो जाती। जिसको 4 महीने पहले रियलाइज हुई वो सोच रहा होता है कि बिल्कुल बिगिनिंग से क्यों नहीं हमने सीरियस होकर स्टडी की। हर बच्चा इस बात में कहीं ना कहीं रिग्रेट फील करता है अगर वो लेट हो जाता है, लेट स्टार्ट कर रहा होता है। इसी चीज को अप्लाई कर दीजिए आप कि आज से जो बच्चे 8th में हैं अभी 9th में मूव कर रहे हैं, और जो 9th में है 10th में मूव कर रहे हैं, तो किसी के पास 4 साल हैं, किसी के पास 3 साल हैं, यानी 12th जब आप कंप्लीट कर रहे होंगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपीयर हो रहे होंगे, चाहे आपको डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है या इन दोनों में से कुछ नहीं बनना है, कहीं और जाना है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आपको देना ही है, कहीं भी जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। तो और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम 12th के बाद आपके लिए जाएंगे, वहां जो सिलेबस आना है वो वही आना है, क्योंकि पढ़ा तो सबने ही 12th तक वही है। जो 11th 12th में टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, जो 9th 10th में टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड आपसे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब खुद सोचिए कि एक बच्चा, आप सब जानते हैं कि जो सिलेबस है वो कितना ज्यादा रिलेटेड है। जो बच्चे अभी 9th में पढ़ रहे हैं वो जितने चैप्टर्स 9th में देख रहे हैं अपने फिजिक्स में, जैसे मैं फिजिक्स की बात कर लूं, फिजिक्स में आपने 9th में पढ़ा, मोशन पढ़ा, लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, ग्रेविटेशन पढ़ा, वर्क एनर्जी पावर पढ़ा, साउंड पढ़ा। ये सारे चैप्टर अब आप दोबारा कहां पढ़ेंगे? किसी को आइडिया है? 9th वाले बताएं। 11th में, बिल्कुल। और इसी तरह से जैसे 9th एग्जैक्टली रिलेटेड है 11th से, ऐसे ही 10th आपका 12th से रिलेटेड है। 10th में जाएंगे आप इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, ये सब पढ़ेंगे, और यही चैप्टर आपको 12th में पढ़ाए जाएंगे और इसी नाम से पढ़ाए जाएंगे। हाँ, डेप्थ में होंगे। तो जो बच्चा जल्दी जाग गया, अगर सिलेबस वही पढ़ना है उसको, जो बच्चा जल्दी जाग गया, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया आपको, तो किसी अगर कोई बच्चा 9th में जाग जाता है तो उसको 4 साल मिल रहे हैं पूरे पूरे उसी सिलेबस को पढ़ने के लिए। कोई बच्चा 10th में जाके जाग रहा है तो उसको 3 साल मिल रहे हैं, और जो 11th में जाग रहा है उसके पास तो सिर्फ 2 ही साल हैं।
तो अगर आप 9th में जाते हैं, आपको ये पता है कि 12th के बाद मैं अगर इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दे रहा हूं, जेई का दे रहा हूं या नीट का दे रहा हूं, तो वहां पे सिलेबस तो वही आना है। फिजिक्स में चैप्टर्स वही, उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। वहां पे मोशन, लॉज ऑफ मोशन, पूरी मैकेनिक्स आएगी, लाइट आएगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, मैग्नेटिज्म आएगी। तो अगर ये बच्चा 9th से उसको पता चल गया है, तो वो 9th में अगर मोशन चैप्टर पढ़ रहा है तो सिर्फ एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है या रेफरेंस बुक में जितना दिया हुआ है उतना पढ़ के थोड़ी ना रुक जाएगा वो। फिर वो ये भी जानना चाहेगा कि 11th में क्या डिफरेंट पढ़ाया जाएगा हमको। क्या यही सारी चीजें 11th में भी पढ़ेंगे, हम रिपीट करेंगे? तो ये क्यूरियोसिटी अंदर से आती है कि हम वहां क्या अलग पढ़ने वाले हैं, और ये जानने की वजह से हम बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ जाते हैं जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं। 11th की हमारी फाउंडेशन वही बनती है 9th में। अगर आप 9th मिस कर गए हैं तो फिर आप 11th की फाउंडेशन दोबारा नहीं बन सकती, क्योंकि 10th में जो चैप्टर्स हैं वो 11th से रिलेटेड नहीं है, वो 12th से रिलेटेड है। वहां अगर आप सीरियस होते हैं तो 12th की फाउंडेशन बनती है आपकी। तो अगर कोई बच्चा 8th में रहते हुए या 8th बाय द टाइम जब वो 8th कंप्लीट करता है, अगर उसको ये अवेयरनेस हो जाती है कि अगला 9th और 10th इतना इंपॉर्टेंट है कि वो 11th और 12th की फाउंडेशन बना देगा हमारी। अच्छा, उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि जब आप 11th में पहुंचेंगे तो जो नई नई चीजें, क्योंकि लेवल बहुत तेजी से ऊपर जाता है। 9th में आप जिस लेवल की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 11th में आप जाएंगे तो बिल्कुल आपको नई दुनिया दिखेगी। कि अभी तक हमें इन छोटे छोटे ग्राफ से डर लगता था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ही समझ में नहीं आता था। वहां पहुंचे तो पता चला कैलकुलस और हमारा इंतजार कर रही है। अभी तक इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे नहीं समझ में आता था, वहां कैलकुलस से ड्राइव करना सिखाया जा रहा है हमको। तो ऐसे लगता है कि अभी 9th में हमने जो कुछ पढ़ा था सब ऐसे ही था, असली दुनिया तो कैलकुलस से चल रही है। तो ये जो आप लेवल में आप देखते, और जिन लोगों को मैथ से डर लगता है, जो मैथ छोड़ देते हैं 10th में और फिर 11th में नीट की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं, तो फिजिक्स में मैथ उनका इंतजार कर रही है। तो अब सोचते हैं फिजिक्स कैसे छोड़ें, वो तो छोड़ नहीं सकते। तो अगर आप देखिए, आप डरते क्यों हैं, किसी भी चीज से आप डरते क्यों हैं? हमें डर तभी लगता है जहां पे हमारी नॉलेज कम होती है। हमें अंधेरे में डर लगता है। अंधेरे में डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें पता नहीं है कि अगला स्टेप क्या होगा, क्या हो जाए, क्या अनएक्सपेक्टेड हमारे साथ हो जाएगा। हम सर्टेन नहीं होते हैं, इसलिए डर लगता है। इसी तरह से यहाँ पे भी आप नई चीजें आपके सामने जब आती हैं, नया सिलेबस आता है, उसमें जब टॉपिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं, कॉन्सेप्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं, तो हमें डर लगता है कि अरे कैसे होगा ये। अच्छा, उस डर को दूर भगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये देखिए कि डर आया कैसे। डर इसलिए आया है क्योंकि नॉलेज नहीं है उसके बारे में। तो अगर नॉलेज हो जाए तो डर दूर चला जाएगा। तो अगर 9th लेवल पे आपको 11th में जो आपके साथ अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली हैं, उसकी फाउंडेशन धीरे धीरे पढ़ाते हुए बना दी जाए, तो वो डर दूर हो जाएगा आपका। आप जब 11th में पहुंचेंगे तो नॉर्मली बच्चे डर रहे होंगे, लेकिन आपकी फाउंडेशन बन चुकी है 9th में रहते हुए, आपको वो डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले ही समझ चुके हैं, देख चुके हैं क्या क्या मिलने वाला है आपको वहां पे। तो फाउंडेशन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना, जो कि नॉर्मली स्कूल में इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमारा सिलेबस लिमिटेड है। स्कूल्स का भी अपना लिमिटेड दायरा है कि वो उसमें बंद के उनको काम करना होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना। आपको पता अभी कोविड आया था, सिलेबस रिड्यूस हो गया। क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सिलेबस रिड्यूस हो गया होगा? नहीं, उनको कोविड से फर्क नहीं पड़ता, वो वही सिलेबस से लेंगे। ठीक है बेटा, बात मत करिए प्लीज। हमें अब अगर हम बोर्ड से ऊपर उठकर सोच रहे हैं, जो कि हमारे साथ 12th के बाद होने ही वाला है, तो सबसे पहली चीज ये है कि हमको सिलेबस में बंधना नहीं है, खासकर बोर्ड वाले सिलेबस में। हमको टॉपिक्स के डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है। और ये तब हो सकता है क्योंकि जब जैसे आप मोशन स्टार्ट कर रहे हैं 9th में, जो 8th वाले बच्चे 9th में आएंगे या 9th वाले बच्चे रिलेट करेंगे इसको, कि अगर हम जैसे मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मोशन चैप्टर हम इस नजरिए से नहीं पढ़ेंगे कि हमको एग्जाम में पास होना है। हमको इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि ये चैप्टर जब हमें डेप्थ में पढ़ाया जा रहा होगा 11th में, तो क्या अलग पढ़ा रहे होंगे वो वहां पे। यानी कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और अंडरस्टैंडिंग से ही फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग, कि ये टॉपिक हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं। तो और ये कब होगी? जब अवेयरनेस होती है कि अरे आगे का भी सोचना है। हम 9th में रहते हुए खाली अगर 9th का सोचेंगे तो आगे का कुछ नहीं पढ़ना चाहेंगे। इवन हम सिर्फ उन क्वेश्चन से कंसर्न रहते हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो नहीं आने वाले उनको छोड़ दिया। ये मतलब अवेयरनेस ना होना, कि लिमिटेड थिंकिंग हो जाती है हमारी। हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचना छोड़ दीजिए, कुएं के मेंढक बन जाते हैं कि उससे बाहर कोई दुनिया ही नहीं है। तो
तो ऐसा बहुत कम बच्चे होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं कि वो 9th में रहते हुए अपनी 11th की कंसर्न है उससे कि भाई यही चैप्टर तो पढ़ना है, डबल मेहनत तो नहीं करनी है, भाई मोशन को वहां भी पढ़ना है। तो अगर हम यहां पढ़ रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां है, तो क्या रिलेट करते हुए हमें एडवांस लेवल की चीजें नहीं बताई जा सकती? बिल्कुल बताई जा सकती हैं। अगर रिलेट करके चीजों को समझाया जाए तो बर्डन कम होता है। इंडिपेंडेंटली समझने में बहुत सारी चीजें लगती हैं, अरे ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, लेकिन अगर लिंक एस्टेब्लिश कर दिया जाए कि ये इससे लिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड है, तो बहुत आसान लगने लगती है जर्नी। और उसका असली फायदा कब मिलता है? 9th में तो आपके नो डाउट बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बोर्ड में भी अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन जब आप 11th में पहुंचेंगे, जब आप देखेंगे कि आपके बगल में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, वहीं पे आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, बहुत ज्यादा मेंटली रिलैक्स होंगे। इवन कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, उनका फाउंडेशन स्ट्रांग होने की वजह से इतनी अच्छी बन जाती है कि बगल वाला बच्चा, उसको टीचर जो समझा रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है, आपने उसको समझा दिया, उसको समझ में आ गया। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने क्लासमेट से कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जो नॉर्मली टीचर्स के थ्रू हमें समझ में नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन बच्चे ने समझाया तो समझ में आ गया। तो आप हो सकता है वहां पे उस तरह का रोल प्ले कर रहे हो, इतनी अच्छी आपकी फाउंडेशन बन चुकी हो। तो आगे का सोचना इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अर्ली स्टार्ट लेना बहुत जरूरी है। वो स्टार्ट न सिर्फ हमें एक क्लास में, अपनी जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसमें हेल्प करता है, उसके फाइनल ईयर में अच्छे नंबर लाने में हेल्प करता है, बल्कि आप आगे जब पहुंचेंगे, आगे की क्लासेस में जहां पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपके सामने होंगी, कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके होंगे, वहां आप बहुत रिलैक्स माइंड से उसको डील कर रहे होंगे, बहुत इजीली, और अपनी, ना सिर्फ अपनी हेल्प कर रहे होंगे बल्कि दूसरों की भी हेल्प कर रहे होंगे। और पहले दिन से आप आगे होते हैं क्लास में। कोई बच्चा अगर 9th में टॉप कर रहा है, 9th में बहुत अच्छी रैंक ला रहा है, टॉप 10 में आ रहा है, जरूरी नहीं है वो 11th में भी लाएगा, क्योंकि 9th और 11th का लेवल बिल्कुल अलग है, बहुत ज्यादा लेवल अप हो जाता है वहां पे जाकर। हाँ, अगर आप यही परफॉर्मेंस जो आपकी 9th में अभी बनी हुई है, आप चाहते हैं कि 11th में भी बनी रहे, तो बहुत जरूरी है कि आपकी गाइडेंस भी ऐसी होनी चाहिए, आप वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है वो इस तरह आपको गाइड करे कि आपको आपकी फाउंडेशन को बिल्ड करता चला जाए, यानी 11th की कॉम्प्लेक्सिटीज को भी वो 9th में डिस्कस करता चला जाए, और आपके माइंड पे कोई बर्डन भी ना पड़े, मेंटल लेवल पे कोई बर्डन भी नहीं आए, और आप रिलैक्स होते होते बहुत सारी चीजें ऐसी सीख जाएंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा, अच्छा ये सब 11th का है, बाद में बताया जाए आपको कि अरे ये तो सब वो चीजें आपको बता दी गई हैं। ये होता है लिंक करके चीजों को पढ़ाना, कि आपको रिलैक्स मोड में रखते हुए भी हम एडवांस लेवल की चीजें पढ़ाते चले जा रहे हैं। देखिए, फाउंडेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम 9th 10th में आपको 11th 12th पढ़ा दें, वो तो कोई भी पढ़ा देगा, बुक उठाकर तो कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन वो आप डील नहीं कर पाएंगे, आप उससे झेल नहीं पाएंगे आप उसको। कला ये होती है फाउंडेशन में, आर्ट ऑफ टीचिंग ये होती है कि 9th 10th के बच्चे को एडवांस लेवल की चीजें इस तरह पढ़ाई जाए कि उसको महसूस ही ना हो कि कोई बर्डन उसके दिमाग पे पड़ रहा है किसी तरह का। वो उतना ही इजीनेस के साथ, जितनी इजीनेस के साथ वो अपनी 9th की चीजें समझ रहा है, उतनी ही इजीनेस के साथ वो 11th की चीजें भी समझ जाए आपसे, तब तो है बात समझाने में। इसी को कहते हैं असली फाउंडेशन प्रोग्राम। इसका मतलब ये नहीं कि कोई 9th में रहते हुए 11th का पूरा समझा दिया, अब आप परेशान घूम रहे हैं, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, इसको फाउंडेशन प्रोग्राम नहीं कहेंगे, ये तो आपका 9th भी खराब कर देगा। फाउंडेशन प्रोग्राम ये है कि 9th में रहते हुए, 10th में रहते हुए आपको आगे की चीजें ऐसे समझा दी जाएं कि आप बर्डन फील ही ना करें, बल्कि आपका इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप हो कि और बताइए और बताइए। तो सबसे बड़ी चीज इसमें है आर्ट ऑफ टीचिंग, कि आपको कैसे समझाया जाता है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे उन चीजों को, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल बना के आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। टीचर का काम ही यही होता है, पढ़ तो आप खुद भी लेंगे बुक से, टीचर का काम यह है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को आपके सामने सिंपल वे में प्रेजेंट करे, ताकि आपको डर ना लगे, आप बहुत इजीली उसको ग्रास्प कर सकें, और लिंकिंग के साथ रिलेट करते हुए, यानी एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अगला कॉन्सेप्ट उससे लिंक्ड है, रिलेट करते हुए, ताकि आपको लगे ना कुछ नया नहीं है, देखो इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है। तो फाउंडेशन प्रोग्राम जो हम लोग चलाते हैं उसमें सबसे बड़ी यूएसपी उसकी यही है कि बहुत इजीली, अगर आप 9th में हैं तो बहुत इजीली आपकी 11th की फाउंडेशन बनती चली जाएगी, 9th के साथ साथ आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप 10th में हैं तो बहुत इजीली 12th की आपकी फाउंडेशन बनती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। जो बच्चे हमारे फाउंडेशन प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हैं, जो हमारा 10th का बैच था, अभी आपको पता है 12 सितंबर को नीट का एग्जाम हुआ था 2021 में, ठीक है, अभी जो रीसेंट नीट का एग्जाम हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। उस नीट के एग्जाम में फिजिक्स का पेपर सबसे ज्यादा टफ माना जाता है। पीसीबी में तीनों में अगर कंपैरेटिवली देखें तो फिजिक्स टफ है, क्योंकि मैथ्स भी आती है उसमें। तो
उस फिजिक्स के पेपर में जो 50 क्वेश्चंस आए हुए थे, उसमें मोर देन 20 क्वेश्चन जो हमारा 10th का बैच था, इसी साल का 10th का बैच था, उसने 12 सितंबर वाले पेपर को अगले दूसरे तीसरे दिन हमने उसको लाइव कराया था, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है उसका लिंक। 20 से ज्यादा क्वेश्चंस उन बच्चों को सॉल्व करा दिए गए और साथ में यह भी दिखाया गया कि हम जो भी क्वेश्चंस यहां पे आए हुए हैं, यानी नीट में जो क्वेश्चंस आए थे फिजिक्स में, उनको यह भी दिखाया गया साथ में उन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट दिखाए गए कि देखो 10th में रहते हुए तुम्हें कब कब ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए थे, उस प्रूफ के साथ समझाया गया। ऐसा नहीं था कि हम ऑल टुगेदर नए तरीके से हमने पढ़ाना समझाना शुरू कर दिया, देखो ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, ऐसा नहीं। उसमें स्क्रीनशॉट मैंने इंक्लूड किए थे ये दिखाने के लिए कि देखो बेटा ये चीज हमने अप्रैल में पढ़ी थी, ये चीज हमने मई में पढ़ी थी, ये चीज हमने जून में पढ़ी थी, अभी 10th में हम ये सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं। और बच्चों ने 20 से ज्यादा क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व किया। ये कैसे कर लिया? नीट का बहुत से ऐसे बच्चे जो 12th पास आउट होंगे, 12th कर चुके होंगे, वो 20 नहीं कर पाए होंगे। कैसे कर लिया? 10th के बच्चे ने कैसे कर लिया? फाउंडेशन स्ट्रांग होने की वजह से। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि अरे 9th 10th में क्या आएगा, 9th 10th जो हम पढ़ रहे हैं वहां से IIT JEE में या नीट के एंट्रेंस एग्जाम में क्या आएगा, वहां तो हमें 11th 12th में पढ़ना पड़ेगा, वही आएगा ना। हम 9th 10th को ऐसा सोच के चलते हैं, नहीं। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जेई में और नीट में तो स्पेशली, जो सिर्फ 9th 10th की स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व हो जाते हैं, जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, कोई हाई फाई थिंकिंग की जरूरत नहीं होती है, बस आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो, लॉजिक और कॉमन सेंस खुला हुआ होना चाहिए, उस पर आपको वर्क करना चाहिए। अगर लॉजिक और कॉमन सेंस स्ट्रांग है आपका, तो आप कई सारे क्वेश्चंस आप अपनी 9th 10th की अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आपको 9th 10th पढ़ाया कैसे गया है, डिपेंड इस पे करता है, वो किस अप्रोच के साथ आपको पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाते टाइम इस बात का ध्यान रखा गया है कि आप सिर्फ टेस्ट पास करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, कोई मंथली टेस्ट या हाफ ईयरली एग्जाम या एनुअल एग्जाम के लिए नहीं बैठे हैं, आपको आगे जाकर कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं। अगर टीचर पढ़ाते टाइम पे ये चीज दिमाग में रखेगा तो हर एक टॉपिक को उस लेवल पे ले जाकर भी छोड़ेगा, ठीक है। कि अगर वहां से कोई ओलंपियाड में, NTSC में, नीट में, जेई में भी क्वेश्चन बन जाए तो कैसे करेंगे आप उसको, अप्रोच क्या होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं होती हमारे पास। हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई है, अब हम अप्रोच कैसे करें, इनिशिएट कैसे करें, सोचे कैसे। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई प्रॉब्लम सामने आई, हम सोचते हैं अरे थोड़ा सा बता दे, कोई होता है सबके साथ, थोड़ा सा कोई बता दे, स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्टिंग कोई बता दे, ये इक्वेशन जहां तक बन रही है यहां तक कोई क्लियर कर दे, आगे तो हम कर लेंगे। तो ये अप्रोच का ना होना है। पढ़ते टाइम हम अप्रोच नहीं सीखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना रट लेते हैं, फॉर्मूले रट लिए हमने, अब वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहां लग रहा है, वो वहां लग रहा है, पता चला कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें दो चार फॉर्मूले एक साथ लग रहे हैं, अब हम बैठे हुए हैं कौन सा पहले लगाएं कौन सा बाद में लगाएं। हमारी अप्रोच तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, तो हमको अप्रोच भी सीखनी होती है। तो हम अपने फाउंडेशन प्रोग्राम में आपको न सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देंगे, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सिखाते हैं कि आप सोचें कैसे। सोचना कोई नहीं सिखाता है, किसी किताब से सोचना नहीं आ सकता, सोचना आपको क्लासरूम में ही सिखाया जाएगा, और वहीं आप सीख सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसे सीखें, ताकि हमें अल्टीमेटली तो एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम्स में जाकर प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है, वहां कॉन्सेप्ट समझाना नहीं है ना किसी को। तो कॉन्सेप्ट भी इसीलिए समझाए जाते हैं ताकि उनको अप्लाई करके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो ये सारी चीजें भी हम सिखाते हैं उसमें। तो फाउंडेशन प्रोग्राम से हमें क्या समझ में आया कि हमें वो कॉम्प्लेक्स चीजों को भी बहुत इजीली समझ लेना है, सीख लेना है, जो आगे काम आने वाली हैं, ताकि हमारे पास टाइम ज्यादा हो। जब हम 11th में पहुंचेंगे तो हम उन बेसिक्स को क्लियर करने में नहीं जाएंगे, अब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी, क्योंकि फाउंडेशन तो हमारी पहले ही स्ट्रांग हो चुकी 9th 10th में। अब जो बच्चे ने 9th 10th में अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग नहीं किया है, वो सबसे पहले जाकर तो वही फाउंडेशन बनाएगा वहां पे 11th 12th में। और अब तब आप क्या कर रहे होंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, आप उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, वो आपको पकड़ ही नहीं सकता। जो बच्चा 11th से जाकर स्टार्ट कर रहा है, सोच रहा है, और आपने 9th से स्टार्ट कर दिया है, 10th से स्टार्ट कर दिया है, वो कहां पकड़ पाएगा आपको। तो न सिर्फ आपका जेई में या नीट में सिलेक्शन इंश्योर होगा, बल्कि एक अच्छा कॉलेज, एक ड्रीम कॉलेज जो आप चाहते होंगे कि हम IIT बॉम्बे से करना चाहते हैं, या IIT दिल्ली से करना चाहते हैं, या हमको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लेनी है, ठीक है, या हमको कंप्यूटर साइंस लेना है, सबसे अच्छा कंप्यूटर साइंस कहाँ का है, वहीं से हम करेंगे। तो न सिर्फ एक ड्रीम कॉलेज, ड्रीम रैंक आपको मिलती है जल्दी स्टार्ट ले लेने से, बल्कि आपके
ऊपर जो सिलेक्शन ना होने का डर होता है वो खत्म हो जाता है। आप मेंटली रिलैक्स होते हैं कि सिलेक्शन तो हो जाएगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, तो उनको जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ रहा होता है तो उनको ये चिंता नहीं होती है कि हम बोर्ड में पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। चिंता ये होती है क्या मैं टॉप 10 में आऊंगा, क्या मैं टॉप 50 में आऊंगा, क्या मैं लखनऊ टॉप करूंगा, क्या मैं स्टेट टॉपर बनूंगा, ये चिंता होती है। सेम आपके साथ वहां पे भी अप्लाई होता है कि जब आप 12th के बाद जेई का, नीट का एग्जाम लिख रहे होंगे तो आपको ये चिंता नहीं है कि आप जेई एडवांस निकाल लेंगे या नीट में आप सिलेक्ट हो जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। आपको चिंता है क्या मुझे एम्स मिलेगा, क्या मुझे आईआईटी बॉम्बे मिलेगा। कंसर्न बदल जाएगी आपकी पूरी तरह से। सिलेक्शन इस तरह इंश्योर हो चुका होगा आपका, क्योंकि फाउंडेशन बनती चली जा रही है। सोच आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, आपको पता है आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ चुका है। अच्छा, अभी तो आप 9th क्लास में हैं, जो बच्चे 8th से 9th में मूव कर रहे हैं और 9th से 10th में मूव कर रहे हैं, तो आप अभी सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी जर्नी की बात सर कर रहे हैं कि 4 साल सस्टेन करना बहुत बड़ी बात होती है, हम तो 1 साल सस्टेन नहीं कर पाते हैं। कोई अप्रैल में स्टार्ट करता है, वो अप्रैल एंड होते होते उसको लगता है बस हो गया, आप जब एग्जाम की डेट आएगी तब पढ़ेंगे। ठीक है, हम इतना प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाते हैं, कल पढ़ेंगे, अरे ठीक है बस बहुत हो गया, सस्टेन नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से पहले क्या होता था, एनुअल एग्जाम्स खाली होते थे, पहले आप पीछे जाइए। उसके बाद क्या किया, जब देखा गया कि बच्चे लापरवाही करते हैं तो हाफ ईयरली एग्जाम डाल दिए गए कि एग्जाम का प्रेशर रहेगा तो पढ़ेंगे लोग। उसके बाद भी ये चीज संभली नहीं कि लोग हाफ ईयरली में भी एक से बढ़ के एक लापरवाहियां करने लगे कि वो भी तो 6 महीने बाद होता है, 4 महीने बाद होता है। तो मंथली टेस्ट आ गए, क्वार्टरली टेस्ट आए, उसके बाद मंथली टेस्ट आ गए। ये मंथली टेस्ट क्यों आए आप सोचिए, ये इसीलिए आए हैं ताकि आप लापरवाह ना हो। आप उस टेस्ट की फिक्र में कम से कम, चलिए हाफ ईयरली तो दूर है, चलिए एनुअल तो दूर है, टेस्ट तो पास में है ना, तो वो टेस्ट हमको अपनी टोज पे रखता है कि भैया तैयार रहना है, तुमको लापरवाही नहीं करनी है, प्रोक्रास्टिनेशन से बचाता है हमको टेस्ट। तो टेस्ट की वजह से हम एक टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट तैयारी करते 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 हाफ ईयरली में भी अच्छे तैयार हो जाते हैं और उसके बाद एनुअल भी अच्छा तैयार हो जाता है। अगर ये टेस्ट हटा लिए जाएं तो काफी बच्चों की परफॉर्मेंस गिर जाएगी, जो सिर्फ इस टेस्ट के डर में पढ़ते हैं कि टेस्ट में नंबर खराब हो जाएंगे हमारे, पढ़ना है, अदरवाइज वो पढ़े ही ना। आपने देखा कोविड की वजह से अभी पिछले साल एग्जाम नहीं हुआ है ना, एग्जाम नहीं हुआ, कौन पढ़ेगा। अभी आपको पता चल जाए कि फाइनल एग्जाम नहीं होना है, इस साल कोई एग्जाम नहीं होना है, पढ़ेंगे आप? नहीं पढ़ेंगे, मैक्सिमम बच्चे नहीं पढ़ेंगे। हम टेस्ट के डर से पढ़ते हैं। तो इसीलिए एनुअल के बाद हाफ ईयरली, फिर क्वार्टरली और फिर आप मंथली टेस्ट। हो सकता है आगे आने के बाद, आगे आने वाले टाइम में फोर्टनाइटली टेस्ट स्टार्ट हो जाएं, हर 15 दिन पे, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है जब तक कोई प्रेशर नहीं होगा दिमाग पे, कोई टारगेट नहीं है कि अरे टेस्ट होने वाला है, तब तक हम नहीं पढ़ते हैं, हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, हम टालते हैं चीजों को। इसी तरह से कॉम्पिटिटिव, अपने अंदर कॉम्पिटिटिवनेस या फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए अपने आप को सीरियस रखने के लिए भी जेई तो बहुत दूर है, नीट तो बहुत दूर है, उससे पहले भी कुछ एग्जाम्स बीच में डाले गए हैं। एक तो भारत सरकार ने डाला है, बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है एनटीएससी, सब जानते हैं उसके बारे में, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इस एग्जाम का सबसे बड़ा पर्पस यही है कि आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्किल क्रिएट हो, पैदा हो, आप कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो। अभी तक हम बोर्ड के नजरिए से चीजों को देखते थे, बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग हो रही है, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हम कुछ और सोचते ही नहीं थे। ये एग्जाम्स बीच में डाले गए कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। अब आप सोचिए, आपको क्वेश्चंस को घुमा के दे दिया गया, आपके सामने रख दिया गया, ऑप्शन भी दे दिए गए, मतलब कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए कि आपको आंसर दे दिया हमने, भाई 4 ऑप्शन में से एक सही होता है ना, तो आंसर दे दिए गए और चैलेंज कर दिया गया, ढूंढ के दिखाओ सही आंसर। तो अब क्या है, अब अगर हमारी वही अप्रोच जो बोर्ड में होती है, उसी अप्रोच को हम यहां लगाएंगे तो कहीं ना कहीं फेल कर जाएंगे या बहुत टाइम टेकिंग होगा। आंसर सामने है, तो अब हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी होनी चाहिए सोचने की, जो हमें ऑप्शंस को देखकर भी एनालाइज करने की स्किल सिखाए, हमारे अंदर डेवलप करे कि भाई ऑप्शंस में से भी आंसर क्या ढूंढा जा सकता है, कि सिर्फ हमने क्वेश्चन पढ़ा और आंखें बंद करके सॉल्व करना शुरू कर दिया। ये अप्रोच वहां नहीं लगानी चाहिए जहां ऑप्शंस दिए हों। हो सकता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर हम ऑप्शंस को देखें तो 2-3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाए वहां से कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। इस तरह की बहुत सी टेक्निक होती हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होती हैं। और आपको पता है 12th के बाद तो जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे वहां सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम आपके सामने। तो अगर ये स्किल्स आपको नहीं सिखाई जा रही हैं तो वहां पे भी आप बोर्ड वाले पैटर्न पे जाएंगे, सॉल्व करेंगे और फेल कर जाएंगे। वो बच्चे आगे निकल जाएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं उन स्किल्स में भी एक्सपर्टीज हासिल कर रखी होंगी। हम ये भी सिखाते हैं इसके थ्रू। अब ये एग्जाम एनटीएससी का एग्जाम इसीलिए बीच में डाला गया कि जेई तो दूर है, नीट तो दूर है, लेकिन एनटीएससी तो पास में है। तो अगर आप एनटीएससी को टारगेट बनाते हैं तो फिर आप उसकी वजह से अपने आप को तैयार करते हैं। और इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम है ये कि 10th लेवल पर इससे बड़ा एग्जाम कोई नहीं होता है।
10th लेवल का, जिसमें इतनी क्वांटिटी में बच्चे बैठते हैं, लाखों बच्चे बैठते हैं और 1000-1500 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं दो स्टेज के एग्जाम के बाद। इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम है कि आप आईआईटी निकाल लेंगे, इवन आईएएस बन जाएंगे, उसके बाद भी अगर आप ये सर्टिफिकेट कहीं पे दिखाएंगे तो इतनी वैल्यू होती है इस सर्टिफिकेट की, उसके बाद भी इतने बड़े बड़े एग्जाम आपने निकाल दिए। क्यों होती है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि इस स्टेज पे 10th लेवल पे इतनी बड़ी अवेयरनेस कि कोई बच्चा एनटीएससी न सिर्फ जानता है बल्कि प्रिपेयर करके निकाला हुआ है, ये इतनी अहमियत होती है, इंपॉर्टेंस होती है हर जगह कि बच्चा अगर इस स्टेज पे इतना अवेयर था तो नो डाउट फिर आगे जाकर अगर उसने इतने एग्जाम निकाले हैं तो वो जस्टिफाई कर रहा है उस चीज को कि भाई वो अर्ली स्टेज से उसने स्टार्ट ले लिया था। तो ये सर्टिफिकेट एनटीएससी का इतना इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको स्कॉलरशिप तो मिलती ही है जब तक आप पढ़ते रहते हैं, पॉकेट मनी आपको अभी जितनी मिल रही होगी उससे ज्यादा मिलती है। स्कॉलरशिप काफी स्कॉलरशिप है, इसमें स्टार्ट होती है फिर बढ़ती चली जाती है, वो एक बाई प्रोडक्ट है उसका। सबसे बड़ा फायदा एनटीएससी का क्या है कि वो कॉन्फिडेंस डेवलप करता है आपके अंदर। हम सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस चीज से मात खाते हैं वो होता है कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कुछ बच्चों को पीछे छोड़ना होता है तभी आप आगे जा पाते हैं। वहां ऐसा नहीं होगा बोर्ड की तरह कि सबके 100% मार्क्स आ गए, सब ला सकते हैं 100%, सब 90+ ला सकते हैं। क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब सिलेक्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों को पीछे जाना रहता है, किसी को आपको पीछे छोड़ना है तभी आप आगे जाएंगे। उसके लिए किसी को पीछे छोड़ने के लिए आपको अपने ऊपर भरोसा होना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना कि मैं ऐसा कर सकता हूं, पूरे इंडिया से लाखों बच्चे बैठे होंगे, मैं उनको पीछे छोड़ सकता हूं, मैं उन 1000 बच्चों में आ सकता हूं। इसके लिए अपने ऊपर सबसे पहले भरोसा करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और बाकी सारी चीजें तो हैं ही हैं साथ में। खुद पर भरोसा नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में नर्वसनेस की वजह से आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं हमसे। वो सिर्फ इसीलिए कि हमें भरोसा नहीं होता है कि यार इसका आंसर यही है या नहीं है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं अपने अंदर। तो ये एग्जाम्स, जब आप ऐसे एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, उनको निकालते हैं, तो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं कि यही बच्चे तो 2 साल बाद नीट में, जेईई में मिलेंगे आपको। भाई जो बच्चे आपके साथ एनटीएससी में कॉम्पीट कर रहे होंगे वही बच्चे तो 10th वाले बच्चे तो 2 साल बाद 12th में होंगे, वही तो मिलेंगे जेईई में। तो अगर मैंने अभी इनको पीछे छोड़ दिया है, मैं सेलेक्ट हो गया हूं, तो जेईई में क्यों नहीं हो सकता, नीट में क्यों नहीं हो सकता? ये कॉन्फिडेंस जो आपका आता है, ये मार्केट में किसी टेबलेट को खाने से नहीं आ सकता, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के मोटिवेशन से नहीं आ सकता, कहीं से नहीं आ सकता। ये खुद करने से आता है। जब उस एग्जाम की जर्नी को आप जीते हैं और फेस करते हैं एग्जाम को, तब आता है कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो एग्जाम में भी यही बच्चे मिलने वाले हैं हमको, इन्हीं बच्चों को पीछे छोड़ना है। तो हम सबसे पहला टारगेट ये बनाते हैं जो हमारे पास 9th-10th के बच्चे आते हैं कि उनको एनटीएससी के लिए प्रिपेयर किया जाए। जेईई बहुत दूर है, हम छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे, छोटे छोटे टारगेट में, स्मॉल टारगेट में आगे चलेंगे तो वो अचीव हो जाएगा। कोई भी बच्चा टाइम टेबल अपना पूरे साल का बनाएगा कभी फॉलो नहीं होगा। उसको टाइम टेबल मंथली बनाना चाहिए और छोटा करके वीकली बनाना चाहिए, और छोटा करिए डेली बनाइए, और अच्छा है वो कि हमने पूरा दिन देखेंगे आज हमने कितनी देर की सेल्फ स्टडी की। तो छोटे छोटे टारगेट में अगर हम आगे चलेंगे तो हम बड़े एग्जाम्स कब निकाल लेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। वो एटीट्यूड, वो कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड हमारे अंदर कब आ जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। धीरे धीरे हम वहां पहुंच जाएंगे। तो अभी से सोचिए, अगर आपके बड़े ड्रीम्स हैं, आपको पता है, आपको लगता है कि हम जब वहां पहुंचे, आप ये चाहते हैं कि जब हम वहां पहुंचे तो हमारे आगे ये कंसर्न नहीं होनी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बल्कि हम ये सोच रहे हों कि मेरी वो रैंक आएगी जो मैं चाहता हूं। सिलेक्शन तो इंश्योर्ड है, ठीक है, सिलेक्शन तो 100% होगा। मुझे वो कॉलेज चाहिए जो मैं चाहता हूं, मुझे वो ड्रीम कॉलेज चाहिए, वो एम्स चाहिए, मुझे एम्स में जाना है, मुझे आईआईटी बॉम्बे लेना है। ये इस तरह की सोच आपकी होनी चाहिए बाय द टाइम आप 11th-12th में पहुंचे। उसके लिए बड़ा जरूरी है कि अभी जो आपको टाइम मिला हुआ है उसको यूटिलाइज करिए, वरना बाद में वही उसी तरह से पछताना होगा जैसे होता है नॉर्मली। जैसे आपके भी घर में आपके बड़े भाई बहन जो भी जेईई या नीट की तैयारी में गए होंगे आगे, या पेरेंट भी बोलते हैं कई बार ऐसा कि तुम लोग की एज में जितनी अवेयरनेस तुम लोगों के पास है, जितना एक्सेस तुम लोगों के पास है, रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, अगर हमारे पास होता तो हमने पता नहीं क्या कर दिया होता। सुनते हैं ना? हाँ, तो ऐसे ही आपको भी कहीं बोलते हुए दूसरों के सामने ना बोलना पड़े। जो आपसे जूनियर होंगे तब आप सीनियर सिटीजन बन चुके होंगे, तो आप बोल रहे होंगे काश उस टाइम पे हमें तो अवेयरनेस मिली थी, लेकिन आप ये नहीं कह पाएंगे उनसे कि हमें अवेयरनेस नहीं थी। आपको तो अवेयरनेस दी गई थी, आपको तो बताया गया था कि अगर आप ऐसा कर लें तो वैसा हो जाएगा। अब आप नहीं करते हैं तो उससे बड़ा रिग्रेट होगा। तब आप ये नहीं कह सकेंगे हमें पता नहीं था, पता होता तो हम पता नहीं क्या कर डालते। आपको पता है, आपको स्टेप लेना है, डिसीजन लेना है कि हमें आगे आना है, हमें एक फाउंडेशन प्रोग्राम ज्वाइन करना है जो हमें आगे के लिए तैयार करेगा और बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग कर देगा, वो नॉर्मल भीड़ से बिल्कुल अलग कर देगा।
ठीक है। कंपटीशन में सिलेक्शन इसीलिए कम बच्चों का होता है क्योंकि बहुत कम बच्चे स्टेप ले पाते हैं, बहुत कम बच्चे आगे के बारे में सोच पाते हैं। अगर सब स्टेप ले लें, सब सोच लें, तो कंपटीशन में बहुत ज्यादा बच्चे ना दिखें आपको। फिर कम क्यों दिखते हैं? क्योंकि सब नहीं सोचेंगे। यहां से भी जितने बच्चे बैठे हैं सब नहीं सोचेंगे, लेकिन आपको सोचना है कि क्या आप आगे जाना चाहते हैं या आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपको कुछ अलग करना है, ऊपर उठना है, कुछ मुट्ठी भर लोगों में शामिल होना है जो ऊपर जाते हैं, जिनके अंडर में बाकी लोग काम करते हैं। आपको वहां पहुंचना है या वो नीचे रहना है? बस डॉक्टर बनना है या इलाज ही कराना है जिंदगी भर? तो बहुत जरूरी है बेटा सोचना। कहीं किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, आपको अभी स्टेप लेना बहुत जरूरी है। आपका 9th 10th बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास अभी 10th का साल बचा है और 8th वालों के पास तो दोनों बचे हुए हैं अभी, इसको यूज करिए। और हम आपसे बोल रहे हैं कि आप जब इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब एडवांस लेवल की चीजें आप सीख गए, कब आपका लेवल ऊपर चला गया। यानी बिल्कुल कोई मेंटल प्रेशर नहीं, कोई मेंटल बर्डन नहीं, बहुत रिलैक्स पोजीशन में आप ये सारी चीजें सीखते चले जाएंगे। इवन इंजॉय करेंगे। जिस सब्जेक्ट से आपको अभी डर लगता है उसको आप इंजॉय करेंगे, वो एंटरटेनमेंट बन जाएगा आपके लिए, इतना मजा आएगा आपको। और आप लिटरली सीरियसली आप किसी भी पढ़ाई को, मतलब इस प्रोग्राम को 4 साल 5 साल सस्टेन कर ही नहीं सकते अगर आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो। इंटरेस्ट के बगैर वो चीज बोर्डम बन जाती है और बोर्डम को हम जी नहीं सकते। उसको थोड़े टाइम तक कैरी तो कर सकते हैं, फिर अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो उसको लाइफ लॉन्ग आप ये 4 साल 5 साल कैरी नहीं कर सकते आप। तो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है और हम इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट के बगैर कोई बच्चा 8 से 9 से स्टार्ट करके 4 साल सस्टेन नहीं कर सकता, वो लूज कर जाएगा बीच में। तो बिल्कुल इसके बारे में सीरियस होकर सोचिए कि फाउंडेशन ईयर्स हैं ये आपके, और ये आपको आगे के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। आपको पता है अभी इस साल जो जेईई हुआ था उसमें 11-12 लाख बच्चे बैठे, नीट का एग्जाम हुआ था उसमें 18 लाख बच्चे बैठे। 12 लाख बच्चों में कितनी सीटें होंगी? 4000, 5000, 10,000 कितने सेलेक्ट हो जाएंगे? बाकी सबको तो बाहर होना है। मतलब 12 लाख में 11 लाख से ज्यादा बच्चों को बाहर होना है। और इसी तरह से 18 लाख नीट में बैठे हैं, कितने डॉक्टर बनेंगे? अरे 17 लाख से ज्यादा बाहर होंगे जिनको एमबीबीएस नहीं मिलने वाला है। तो आप जब बैठेंगे आज से 3 साल 4 साल के बाद, तो ये नंबर डबल हो चुके होंगे। तब यही 30 लाख 40 लाख बच्चे बैठ रहे होंगे। कंपटीशन कितना बढ़ चुका होगा। तो जब कंपटीशन बढ़ जाता है, तो अगर आप तब भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो, तो एक ही तरीका है, 24 घंटे सबके पास है, आप जल्दी स्टार्ट ले लीजिए। जो बच्चा 11th में पहुंच गया है वो 3 साल का स्टार्ट नहीं ले सकता, वो 2 ही साल है उसके पास। वो वही कर सकता है जो अभी 10th में है। 4 साल की पढ़ाई वही कर सकता है जो 9th में, वो 10th वाला भी नहीं कर सकता, उसके पास से भी 1 साल खत्म। तो जैसे जैसे आप लेट होते जाएंगे डिसीजन लेने में, आपके साल कम होते चले जाएंगे। और कंपटीशन बढ़ रहा है, उस कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए अर्ली स्टार्ट लेना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे पास टाइम ज्यादा हो पढ़ने का, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि कितना कंपटीशन बढ़ जाए लेकिन हमें वही ड्रीम कॉलेज मिलेगा, हमें वही रैंक मिलेगी जो हम चाहते हैं, हमें वही कॉलेज मिलेगा जहां से हम पढ़ना चाहते हैं, जहां से हम डॉक्टर इंजीनियर या जो भी करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं। तो इसके बारे में जरूर सोचिए। और आगे इसके बारे में आप कैसे हम ये प्रोग्राम आगे चलाते हैं और अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब कैसे ऑपरेशंस का पूरा मामला चलता है, आप जब आएंगे हमारे यहाँ तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको मिलेंगी, क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी, और डिटेल में इलेबोरेट वे में आपको हमारे यहाँ के सीनियर काउंसलर जयदीप सर बताएंगे आकर। ठीक है, प्लीज वेलकम जयदीप सर। थैंक यू सो मच।